धरती पर भयानक ग्रीन हाउस प्रभाव ने ऐसी तबाही ला दी है जो पहले कभी नहीं देखी गई। उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघलने लगी है, जिससे पूरी दुनिया दोबारा हिमयुग आइस एज की ओर बढ़ने लगी है। तूफान, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं एक के बाद एक धरती पर कहर बरपा रही हैं। इंसान इन प्राकृतिक आपदाओं के सामने बेबस और लाचार है, लेकिन यह सब होने से पहले ही एक इंसान ने इस खतरे को पहले से भांप लिया था। अमेरिका का जलवायु वैज्ञानिक जैक अपने 2 साथियों के साथ अंटार्कटिका में वैज्ञानिक शोध कर रहा था। जब उनका ड्रिल मशीन बर्फ की परतों के नीचे जा रहा था, तभी जमीन में एक बड़ी दरार पड़ गई। उसका साथी डेविस लगभग उस गहरी खाई में गिरने ही वाला था। जैक ने दूसरी ओर जाकर बर्फ का नमूना लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वापस लौटते समय वह बर्फ के नीचे गिरने से बाल बाल बचता है। अच्छा हुआ कि उसने समय पर आइसएक्स बर्फ काटने का औजार से खुद को संभाल लिया, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि पूरा अंटार्कटिका अब 2 हिस्सों में टूटने वाला है। यह घटना इतनी गंभीर थी कि जैक ने तुरंत लौटकर रिपोर्ट दी। जब उन्होंने उस बर्फ के नमूने पर शोध किया तो उन्हें 10,000 साल पहले हुए विनाशकारी जलवायु परिवर्तन के सबूत मिले। इसका मतलब था कि ग्लोबल वार्मिंग अब काबू से बाहर हो चुकी है और यह धरती को एक नए हिमयुग की ओर धकेल रही है। अगर इस पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो कुछ सदियों या हजारों सालों में धरती का विनाश तय है। लेकिन जैक के भाषण पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर सरकार कुछ करती तो देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता। इसी दौरान नई दिल्ली अब तक के इतिहास की सबसे ठंडी तापमान का सामना कर रही थी। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार से ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कदम उठाने की मांग कर रहे थे। अब यह शहर अराजकता में डूब गया था। सैकड़ों बेघर लोग ठंड से सड़कों पर मर रहे थे। उसी समय स्कॉटलैंड के हेडलैंड ओशन पूर्वानुमान केंद्र में एक समुद्री पर्यवेक्षक सैम को एक चेतावनी संकेत मिलता है। समुद्र में लगे तैरते सेंसर बॉय ने दिखाया कि समुद्र का तापमान पूरे 13 डिग्री तक गिर गया है। साथी डेनिस ने शुरू में इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसका मानना था कि शायद तेज लहरों और हवाओं की वजह से उपकरण में खराबी आ गई होगी। इसलिए जब केंद्र के प्रभारी प्रोफेसर रैप्सन वापस शोध केंद्र पहुंचे तो उन्होंने भी इस रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया। उधर टोक्यो शहर में भी लंबे समय बाद भीषण तूफानी मौसम शुरू हो चुका था। पुलिस लोगों को घर लौटकर सुरक्षित रहने की चेतावनी दे रही थी, लेकिन तभी अचानक आसमान से मुट्ठी के आकार का ओले का टुकड़ा गिरा। उसके बाद तो मानो ओलों की बारिश होने लगी, जिसने पूरी सड़क को तहस नहस कर दिया। कई लोग जो समय पर बच नहीं पाए, वे बड़े बड़े ओलों की मार से बेहोश हो गए। दुनिया भर में ऐसे अभूतपूर्व मौसमी हादसे जारी थे, लेकिन अभी भी लोग इस खतरे की गंभीरता को नहीं समझ रहे थे, तब तक जब तक कि अंतरिक्ष स्टेशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने कुछ अजीब नहीं देखा। उन्होंने खिड़की से देखा कि धरती की सतह पर एक बेहद विशाल तूफानी बादलों का समूह बन चुका है। घने बादलों के भीतर बिजली गरज रही थी। इस बीच जैक का बेटा सैम अपने स्कूल की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जा रहा था। उसकी फ्लाइट इस समय तूफानी बादलों के बीच से गुजर रही थी। उड़ान में तेज झटके लगे, लेकिन कुछ सेकंड बाद स्थिति फिर सामान्य हो गई। इसी दौरान हेडलैंड रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर रैप्सन ने एक और तापमान गिरने का संकेत पाया। सैम, सेंटर का कर्मचारी, ने सोचा कि शायद यह पहला वाला ही बुआई तैरता सेंसर होगा, लेकिन यह दूसरा था। 2 बुआयों के एक साथ खराब होने की संभावना बहुत कम होती है, और तभी तीसरा अलार्म भी बज उठा। अब दोनों को समझ आ चुका था कि स्थिति बेहद गंभीर है। अजीब घटनाएं अब न्यूयॉर्क के आसमान में भी होने लगीं। प्रवासी पक्षियों के झुंड बड़ी संख्या में दक्षिण दिशा की ओर उड़ रहे थे, मानो किसी बड़े खतरे से भाग रहे हों। चिड़ियाघर के जानवर भी बेचैन और परेशान दिखाई देने लगे। यहां तक कि लॉस एंजलिस के समुद्री तट पर भी गोल्फ बॉल जितने बड़े ओले गिरने लगे। घर पर सो रहे जैक को अचानक प्रोफेसर रैप्सन का फोन आया। दरअसल जब जैक ने पहले जलवायु परिवर्तन पर भाषण दिया था, तब रैप्सन भी उसी कार्यक्रम में मौजूद थे। अब बुआई के तापमान में तेज गिरावट ने जैक की उस समय की भविष्यवाणी को सही साबित कर दिया था। रैप्सन ने तुरंत वो सारे डेटा और रिपोर्ट्स जैक के ईमेल पर भेज दिए। जैक ने जब वो मेल खोला तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन सबूत उसके सामने थे। उधर लॉस एंजलिस में अब बवंडर टॉर्नेडो बनने के संकेत मिलने लगे थे। अब सिर्फ जैक का प्राचीन जलवायु मॉडल ही इस आपदा के भविष्य के स्वरूप की भविष्यवाणी कर सकता था। समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं था। जैक तुरंत अंतरिक्ष मौसम विभाग पहुंचा, जहां उसने योजना बनाई कि वो वहां के सुपर कंप्यूटर की मदद से इन आंकड़ों को अपने मॉडल में डालेगा। वहां के प्रभारी टॉम को अब भी लगा कि जैक बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वे कंट्रोल सेंटर पहुंचे, उन्हें लॉस एंजलिस से बवंडर चेतावनी मिल गई।
और ये बवंडर एक नहीं बल्कि कई थे जो शहर के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचा रहे थे। हॉलीवुड का साइन बोर्ड तक जड़ से उखड़ गया और अनगिनत इमारतें कुछ ही मिनटों में ध्वस्त हो गईं। इसके बाद अचानक भूकंप भी आ गया, जिससे पूरा शहर भय और अफरा तफरी में डूब गया। जब जमीन आखिरकार शांत हुई तो लॉस एंजलिस खंडहरों में बदल चुका था। लोग टीवी पर खबरें देखते हुए सन्न रह गए। उनके चेहरे पर सिर्फ खामोशी और डर था। राष्ट्रपति को जब इस भीषण आपदा की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत संघीय विमानन प्रशासन FAA को आदेश दिया कि अमेरिका के सभी हवाई यातायात को तुरंत रोक दिया जाए। लेकिन अफसोस, तब तक 2 विमान पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो चुके थे। वायुमंडलीय विज्ञान विभाग ने तुरंत इस स्थिति पर आपात बैठक बुलाई। दुनिया भर से आने वाली रिपोर्ट्स से पता चला कि हर देश में भयंकर प्राकृतिक आपदाएं हो रही थीं। यह बात साफ थी कि इन सब के पीछे कोई गहरा संबंध है, लेकिन धरती के पूरे मौसम को प्रभावित करने की ताकत सिर्फ सूरज में हो सकती थी। और हैरानी की बात यह थी कि सूरज तो पूरी तरह सामान्य था। जब सभी वैज्ञानिक उलझन में थे और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे, तभी जैक ने सभी वैज्ञानिकों को प्रोफेसर रैप्सन की कल की खोज के बारे में बताया। लेकिन कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि यह सब समुद्री धाराओं, ओशन करंट्स के कारण हो रहा है। फिर जब जैक ने अपनी थ्योरी और गणनाएं समझाईं, तब जाकर सबको स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। अब जरूरी था कि हेडलैंड सेंटर में मौजूद महत्वपूर्ण डेटा को जैक के प्राचीन जलवायु मॉडल में डाला जाए, ताकि आने वाले समय में मौसम में होने वाले और बड़े बदलावों की भविष्यवाणी की जा सके। जैक के जोरदार प्रयासों के बाद आखिरकार उसे टॉम से 48 घंटे के लिए सुपर कंप्यूटर के इस्तेमाल की अनुमति मिल गई। जल्द ही जैक और उसकी टीम ने मिलकर डेटा एनालिसिस और सिमुलेशन शुरू कर दिया। लगातार 24 घंटे की गणना के बाद परिणाम ने जैक को हिलाकर रख दिया, क्योंकि आंकड़ों से साफ हुआ कि आने वाले 6 से 8 हफ्तों में धरती पर एक भयानक और विनाशकारी जलवायु परिवर्तन आने वाला है। जैक ने तुरंत अपने बेटे सैम को फोन किया, उसे वापस आने के लिए कहा, लेकिन लगातार तेज बारिश के कारण वापसी की सुरंगें बंद हो चुकी थीं। अब सैम के लिए घर लौटना असंभव था। ऊपर से उसकी पसंद की लड़की लॉरा भी वहीं थी, इसलिए उसने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। लाचार जैक ने अपने गणना के नतीजे उपराष्ट्रपति को रिपोर्ट कर दिए, लेकिन उनका रवैया फिर से पहले जैसा ही रहा। उन्होंने इसे सामान्य प्राकृतिक आपदा मानकर नजरअंदाज कर दिया। जैक ने पूरी कोशिश की कि वह अपने तर्कों को साबित कर सके, पर उपराष्ट्रपति ने उसे एक पागल वैज्ञानिक समझकर नजरअंदाज कर दिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस वक्त ब्रिटिश द्वीप समूह और उत्तरी यूरोप में लगातार 24 घंटे से भीषण बर्फीला तूफान चल रहा था। हेडलैंड सेंटर के तीनों वैज्ञानिक भी भारी बर्फबारी के कारण अंदर फंस चुके थे। अच्छी बात यह थी कि उनके पास अभी पर्याप्त सामान और राशन था, लेकिन अगर राहत टीम न पहुंची या आफत खत्म न हुई तो वे भी शायद वहीं मर जाएंगे। उसी समय जब 3 हेलीकॉप्टर स्कॉटलैंड के ऊपर से गुजर रहे थे, अचानक उन्हें कड़ाके की ठंड ने घेर लिया। उड़ान यंत्रों पर बर्फ जम गई और हेलीकॉप्टरों ने नियंत्रण खो दिया, जिससे वे सीधे धरती की ओर गिरने लगे। भले ही कुछ लोग हेलीकॉप्टर हादसे में किसी तरह जिंदा बच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उसी पल तेज ठंड ने उन्हें बर्फ की मूर्तियों में बदल दिया। इस खबर को सुनते ही प्रोफेसर रैप्सन ने तुरंत जैक को फोन किया। उन्हें पता था कि ईंधन का जमने का तापमान होता है -150 फ़ारेनहाइट। इसका मतलब था कि अब हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जैक ने तुरंत स्कॉटलैंड के उपग्रह चित्र, सैटेलाइट इमेजेस मंगवाए। तस्वीरों में उसने देखा कि एक विशाल तूफानी प्रणाली, स्टॉर्म सिस्टम, स्कॉटलैंड के ऊपर घूम रही है। अगले ही दिन तेज बारिश के कारण समुद्र का जलस्तर 25 फीट तक बढ़ गया। घर बह गए, इमारतें डूब गईं और तबाही ने पूरे शहर को निगल लिया। इसी बीच कनाडा के आसमान में भी एक विशाल तूफान प्रणाली बननी शुरू हो गई थी, जो धीरे धीरे एक ट्रॉपिकल हरिकेन में बदल रही थी। टीवी पर चल रही खबरें देखकर सैम और उसके दोस्त अब न्यूयॉर्क में रुकने से डर गए। उन्होंने फैसला किया कि वे पैदल चलकर अपने बाकी दोस्तों से मिलने जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे अपार्टमेंट से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि सड़कें पूरी तरह जाम थीं, ट्रैफिक लाइटें बंद, पानी सड़कों और भूमिगत मार्गों में भर चुका था और अब वह घुटनों से ऊपर तक पहुंच गया था। बारिश में फंसे ज्यादातर लोग पास की लाइब्रेरी, पुस्तकालय में जाकर शरण ले रहे थे, क्योंकि हालात हर पल और बदतर होते जा रहे थे। कई लोग अपनी कारों में फंसे रह गए, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सैम के कुछ दोस्तों का मानना था कि ऐसे हालात में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है और उन्हें वापस अपार्टमेंट लौट जाना चाहिए। लेकिन सैम जानता था कि अब ऊंचाई की ओर जाना ही एकमात्र रास्ता है। उसने तय किया कि वह सबको लाइब्रेरी तक लेकर जाएगा ताकि वहां वे अस्थायी रूप से सुरक्षित रह सकें।
पर तभी भयंकर सुनामी की लहरें तूफान की ताकत के साथ पूरे शहर की ओर गर्जना करती हुई बढ़ने लगी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की प्रतिमा, कुछ ही पलों में पूरी तरह डूब गई। समुद्र तट के पास के सभी इलाके पल भर में पानी में समा गए। बाढ़ की विशाल लहरें तेजी से न्यूयॉर्क के मध्य भाग तक पहुंच गईं। लोग उन दहाड़ती लहरों को देखकर बस एक ही बात कर पा रहे थे, चीखते हुए किसी तरह भागने की कोशिश। लेकिन इंसानों की रफ्तार भला सुनामी से ज्यादा कैसे हो सकती थी? हजारों लोग समुद्र के भयंकर पानी में बह गए। लहरें तेजी से पुस्तकालय, लाइब्रेरी की ओर बढ़ रही थीं। इसी दौरान लॉरा एक मां और उसके छोटे बच्चे की मदद करने के लिए, जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, अभी भी सड़क पर ही रुक गई थी। जब सैम ने देखा कि सुनामी की विशाल लहरें पूरे जोर से उनकी ओर बढ़ रही हैं, तो उसने बिना एक पल गंवाए अपनी पसंदीदा लड़की को बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ लगा दी। दोनों ने पूरी ताकत से दौड़ते हुए आखिरी पल में किसी तरह लाइब्रेरी के अंदर छलांग लगा दी। लेकिन लाइब्रेरी के दरवाजे इतनी शक्तिशाली लहरों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाए। पानी अंदर घुसने लगा और सब कुछ डूबता चला गया। अच्छी बात यह रही कि सभी लोग ऊपर की मंजिल यानी लाइब्रेरी की छत तक पहुंच गए और उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचा ली। लेकिन असली विनाशकारी आपदा तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि कुछ देर पहले जैक ने अपने प्राचीन जलवायु मॉडल, पेलियो क्लाइमेट मॉडल के जरिए पता लगाया था कि स्कॉटलैंड और कनाडा के ऊपर के तूफानी तंत्रों के अलावा साइबेरिया के ऊपर भी एक विशाल तूफानी चक्र, स्टॉर्म सेल, बन चुका है। ये 3 बड़े तूफानी चक्र मिलकर पूरी धरती की जलवायु को बदल देंगे, और जब ये तूफान खत्म होंगे तब धरती एक नए हिमयुग, आइस एज, में प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए जैक ने प्रोफेसर रैप्सन को सलाह दी कि वे तुरंत हेडलैंड रिसर्च सेंटर छोड़ दें। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहां तक कोई मदद या बचाव दल पहुंच नहीं सकता था, और जैसे ही जैक ने फोन काटा, वहां की परिस्थिति और भी बिगड़ने लगी। उसी समय जैक के एक सहकर्मी को न्यूयॉर्क से फोन आया। वहां की हालत अब इतनी खराब थी कि पूरा शहर समुद्र में तब्दील हो चुका था। सैम और उसके दोस्त अब पूरी तरह लाइब्रेरी में फंस चुके थे। उनके फोन का नेटवर्क भी बंद था। लेकिन सैम को अचानक याद आया कि उसके शिक्षक ने बताया था, लैंडलाइन टेलीफोन सीधे तारों से जुड़े होते हैं, उन्हें सिग्नल नेटवर्क की जरूरत नहीं होती। तो वह और लॉरा मिलकर लाइब्रेरी की निचली मंजिल पर पहुंचे, जहां पानी ने ज्यादातर हिस्सा डुबो दिया था। खुशकिस्मती से वहां का पब्लिक टेलीफोन अभी भी काम कर रहा था। सैम ने तुरंत मौसम विभाग, मीटियोरोलॉजिकल ब्यूरो का नंबर डायल किया। उसी वक्त जैक की पत्नी भी अपने बेटे की चिंता में मौसम विभाग के कार्यालय पहुंच चुकी थी और वहीं अपने पति जैक से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। दोनों को नहीं पता था कि सैम अब किस हाल में है, क्या वह सुरक्षित है या नहीं। खुशकिस्मती से उसी समय सैम का फोन आने लगा। बेटे के पुस्तकालय में होने की खबर पाकर दोनों ने आखिरकार सांस ली। जैक ने तुरंत कहा कि सैम दक्षिण की ओर न जाए, क्योंकि अब देर हो चुकी है, तूफान और भी ज्यादा तेज होगा। कुछ ही समय में हवा इतनी ठंडी हो जाएगी कि कुछ ही सेकंड में इंसान बर्फ की मूर्ति बन सकता है। उसने सैम से कहा कि वे घर के भीतर रहें और जितना हो सके गर्म रहना, और सभी ऐसे उपाय खोजें जो उन्हें गर्म रख सके। लेकिन उसने कहना बंद कर दिया और सैम की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि वहां का पानी दिन ब दिन गहराता जा रहा था और बीच का फ्लोर पूरी तरह डूब गया था। सैम, क्योंकि अभी अभी समुद्र के पानी में डूबे होने के कारण उसकी बॉडी टेम्परेचर अचानक गिर गई थी और वह अनियंत्रित तरीके से सिहर रहा था। सौभाग्य से लॉरा ने अपना शरीर उसके पास रखकर उसकी तापमान बनाए रखा, जिससे वह थोड़ी सी सुधर पाया। पर एक लहर शांत हुई नहीं थी कि दूसरी आ गई। पुस्तकालय के अंदर का कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। बाहरी जगह पर भी बर्फ गिरने लगी थी। सबने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और धीरे धीरे सीढ़ियों के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि एक नाव सचमुच पानी पर सेत होकर गुजर रही थी और सतह पर एक पतली बर्फ की परत जम चुकी थी। इसी समय जैक का धैर्य भी छूट गया। उसने निर्णय लिया कि वह खुद न्यूयॉर्क जाकर सैम को बचाएगा। टॉम ने जब यह खबर जानी तो उसने रोकने का कोई विकल्प नहीं रखा, पर उसने उम्मीद जताई कि जैक सीधा राष्ट्रपति को अब की हालत की रिपोर्ट कर दे, वरना पूरी दुनिया इस जलवायु परिवर्तन में मर जाएगी। इसलिए जैक ने फिर से सरकार के उच्च अधिकारियों के समक्ष अपना निष्कर्ष रखा और नक्शे पर एक सीधे रेखा खींचकर सुझाव दिया कि तुरंत स्थानीय लोगों को दक्षिण की ओर खदेड़ देना चाहिए। जो लोग उस रेखा के दक्षिण में हैं, उन्हें निकाला जाना चाहिए, और जो लोग उत्तर में हैं, उनके पास अब बस त्याग करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि यदि वे घरों से बाहर निकले तो तूफान उन्हें पूरी तरह जमा देगा। सभा खत्म होने के बाद जब जैक वहां से चला गया तो उपराष्ट्रपति ने फिर अपनी राय देना शुरू किया। वे मानते थे कि एक वैज्ञानिक की सलाह के कारण नहीं, सिर्फ आधे देश के लोगों को निकाला जाएगा, यहां तक कि बाकी आधे को त्यागना पड़ेगा। लेकिन बाकी लोग इस बार ज्यादा सावधान थे, क्योंकि वे इस संभावना पर जुआ नहीं खेल सकते थे।
अगर जैक की बात सच निकली तो सेना को बचाव के लिए भेजना निस्संदेह और ज्यादा लोगों की मौत का कारण बनता। फिर भी उपराष्ट्रपति अपनी सोच पर अडिग रहे, जब तक कि टॉम ने उन्हें नहीं बताया कि जैक का बेटा सैम इस समय न्यूयॉर्क में है। वह अपने बच्चे की जिंदगी को मजाक में नहीं डाल सकता। यह बात सुनकर उपराष्ट्रपति पूरी तरह चुप हो गए। राष्ट्रपति ने तुरंत निर्णय लिया कि जैक की योजना को अमल में लाया जाएगा और सभी विभागों को आदेश दिया कि वे तुरंत कार्रवाई शुरू करें। उसी समय हैडरलैंड अनुसंधान केंद्र में पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका था। अगर उनके पास अब ईंधन नहीं रहा तो आने वाले भयंकर बर्फीले तूफान से बचना लगभग असंभव था। मगर इस घड़ी पर तीनों ने मौत और जिंदगी से ऊपर उठ जाना सीखा। छोटा ब्लैक ने बुकशेल्फ के पीछे से सालों से छुपाई हुई शराब की बोतलें निकाली। तीनों ने शराब की गर्मी से ठंड और डर को मिटाया और एक दूसरे से अंतिम विदाई ली। उधर न्यूयॉर्क अब पूरी तरह सफेद बर्फ की चादर में ढक चुका था। घूमने वाले बेघर आदमी डा ब्लैक जब बाहर कुत्ते को खाना देने गया तो उसने देखा बर्फ और तूफान के बीच सैकड़ों लोग बर्फीली जमीन पर चलते हुए कहीं जा रहे थे। उसने तुरंत यह खबर पुस्तकालय में शरण लिए लोगों को बताई। सबने अनुमान लगाया कि वे लोग शायद शहर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कई लोगों ने तय किया कि जब तक बर्फ बहुत मोटी नहीं हुई है वे भी उनके साथ निकल जाएंगे। लेकिन सैम ने अपने पिता की बात याद रखी। वह जानता था कि भीतर रहना ही सबसे सुरक्षित है। उसने पुस्तकालय में मौजूद पुलिस अधिकारी को जाकर अपने पिता की कही सारी बातें बताईं। उसकी आवाज से सबका ध्यान उसकी ओर गया। सैम ने जैक के हर शब्द लोगों को सुनाए, मगर किसी ने विश्वास नहीं किया। सबने पुलिस अधिकारी की सलाह मानी और पुस्तकालय से बाहर निकलने लगे। सैम बस खड़ा देखता रहा कि कैसे पूरा समूह उसकी आंखों के सामने बर्फ में खोता जा रहा था। सैम भी पूरी तरह असहाय था। जो लोग रह गए थे वे सिर्फ निसंदेह उन लोगों को बर्फ के बीच जाते देख सकते थे। बाकी दुनिया में भी लोगों की लहरें उमड़ पड़ी थीं। लोग पहाड़ों और नदियों को पार करके बाधा रेखाओं को पार कर दक्षिण की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। अब पुस्तकालय में सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। गर्मी बचाने के लिए सैम ने किताबों को ही ईंधन के तौर पर जलाना शुरू कर दिया। भले ही व्यवस्थापक इसका विरोध कर रहा हो, पर अब जान सबसे ऊपर थी। वे किताबें इकट्ठा कर रहे थे और बाकी बची खुची खाने की चीजें भी बीन रहे थे। बाहर का तूफान तेज होते जा रहा था। जैक अपने दो साथियों के साथ बर्फीले तूफान में ड्राइव कर रहा था, लेकिन तेज बर्फ और काली धुंध के कारण आगे का रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। वे सीधे आगे लगे, किसी अवरोध से टकरा गए और गाड़ी भी खराब हो गई। अब उनके पास गाड़ी छोड़कर पैदल आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। जो लोग पहले पुस्तकालय छोड़कर गए थे उन्हें अब पछतावा होने लगा। ठंड ने कई लोगों की जान ले ली थी। केवल पुस्तकालय में बचे लोग ही नहीं, बाहर भी कई लोग ठंड से बेहाल थे। गर्म रहने के लिए उन्होंने कंबल ओढ़े और कागज अपने कपड़ों के बीच भर लिए। किसी तरह अपनी शरीर की गर्मी बनाए रखने की जद्दोजहद कर रहे थे। सैम अपनी पूरी आस पिता जैक के आने पर टिका रखे था। वही तीनों अब बर्फ के मैदान पर मुश्किल से चल रहे थे। उनके नीचे एक खाली गोदाम था और आगे बढ़ते हुए नीचे की बर्फ अचानक टूट पड़ी। पीछे का सहायक निक भारी सामान के साथ सीधे नीचे जा गिरा। सौभाग्य से जैक ने अपने आइसेक्स से कसी हुई पकड़ बना ली और बर्फ को मजबूती से थाम लिया। फ्रैंक ने फौरन सामान से जुड़ी रस्सी काट दी और बीच में खड़े जेसन ने अपने शरीर को मजबूत करके पकड़ बनाए रखा। जब जैक उसकी तरफ बढ़ा तो जेसन के नीचे की शीशा भी टूटने लगी। एक खतरनाक पल था। तब फ्रैंक ने अपने दोनों साथियों की जान बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का निर्णय लिया। उसने अपनी रस्सी काट दी और मंजिल तक पहुंचे बिना ही एक साथी बलिदान हो गया। रात होते होते जैक और बाकी दो लोग तंबू खड़ा करके थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं। पुस्तकालय के बाहर की बर्फ और तूफान दिन ब दिन और तेज हो रहा था। बर्फ शीघ्र ही पूरे भवन को ढक देने वाली थी। आग जला रहे सैम ने अचानक देखा कि लौरा बीमार सी लग रही है। जब वह पास गया तो पाया कि वह तेज बुखार से जर्जर है। असल में पुस्तकालय आते समय उसकी टांग किसी धारदार वस्तु से कट गई थी। अगले दिन सुबह उसकी हालत और खराब हो गई। सब उसके आसपास इकट्ठे होकर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ। चिकित्सा किताबों से मिलती जुलती जानकारी देखकर सबने लौरा की पैंट उठाकर घाव देखा। जैसा कि संदेह था, उसका घाव संक्रमित हो चुका था। अब उसे बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन एंजाइम या एंटीबायोटिक चाहिए थे, वरना लौरा इस त्रासदी से बच नहीं पाएगी। अपने प्रेमिका की रक्षा के लिए जैक ने साहसिक निर्णय लिया। वह उस जहाज पर जाकर दवा ढूंढने जाएगा जिसे उसने पहले देखा था। दो साथी उसे अकेला जोखिम उठाते हुए नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वे दोनों भी उसके साथ चल दिए। तीनों तेजी से जहाज के अंदर पहुंचे, पर उन्हें पता नहीं था कि और भी बड़ी खतरे उनके इंतजार में थे। चिड़ियाघर से भागे हुए भेड़िए पहले ही उस जहाज के भीतर प्रवेश कर चुके थे। बेखबर जैक ने खिड़की से घुसकर मेडिकल रूम में से पेनिसिलिन निकाल ली।
दोनों साथी कुछ खाना ले जाने की सोच रहे थे, पर भेड़ियों ने उन्हें नजदीक आते देखा। किचन में करने पर हुई हलचल ने भेड़ियों का ध्यान खींच लिया। भेड़ियों ने अचानक अंदर झपट्टा मारा और विलियम की छोटी टांग पर काट लिया। भागने में सफल रहे तीनों अंततः स्टोरेज रूम में छिप गए। तभी पूरी तबाही से कुछ हद तक बचे रहे। सैम जब खिड़की खोलकर आसमान की तरफ देखा तो उसने महसूस किया कि उनकी स्थिति तूफान की आंख के बिल्कुल बीच में है। यदि वे अभी वापस नहीं गए तो हालत और खराब हो जाएगी। तो उसने एक कठिन निर्णय लिया, खुद को बलिदान करके भेड़ियों का ध्यान हटाने का इरादा किया। सैम चुपके से बाहरी झरोखे से भाग निकला और भेड़ियों के साथ जिंदगी मौत की दौड़ लड़कर आखिरकार उस जहाज से निकलने में सफल रहा। वह पीछे के दरवाजे से किचन में वापस आ गया और अपने साथियों से फिर मिल गया। अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने अब की पृथ्वी की दशा देखकर यकीन करना मुश्किल समझा, क्योंकि पृथ्वी की सतह पूरी तरह बादलों से ढकी हुई थी। विशाल तूफानी भंवर स्टॉर्म वॉर्टेक्स लगभग आधे ग्रह पर हावी थे। उन्होंने तुरंत थर्मल इमेज मौसम विभाग को भेजी और पता चला कि इस भंवर की व्यास 50 मील तक पहुंच चुकी थी और वह लगातार बढ़ रहा था। शायद 1 घंटे के भीतर यह न्यूयॉर्क तक पहुंच जाएगा। हालत और भी गंभीर होती जा रही थी। जैक की तरफ भी चीजें ठीक नहीं चल रही थीं। आगे बढ़ते समय जेसन अचानक थकावट के कारण बेहोश हो गया। मजबूरन जैक ने जेसन को खींचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि पास रखी झंडा अचानक जमकर ठोस बर्फ बन चुका था। वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। उन्होंने पास के एक मकान के मार्ग को खोलकर जेसन को वहां छिपा लिया। वहीं सैम की तरफ भी वही हाल था। तीनों लौटते हुए देखते हैं कि पास की ऊंची इमारतें क्षण भर में मोटी बर्फ से ढक गईं। जिहान जैसे मृत्यु स्वयं कदम दर कदम नजदीक आ रहा हो। आखिरकार वे लाइब्रेरी में वापस पहुंच पाए, पर खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। दोनों तरफ वे अब भी मौत से दौड़ रहे थे। वे ठहरने की हिमाकत नहीं कर सकते थे। सबसे तेज गति से फुटकर ईंधन डालकर आग को जलाए रखते हैं। आग बुझ गई तो मानो उनकी जिंदगी की डोर भी कट जाएगी। कुछ घंटों के बाद जैक जो छोटे से घर में छिपा था वह पूरी तरह बर्फी दुनिया में बदल चुका था, पर उसकी अंतिम प्राथमिक चिकित्सा ने उसे और जेसन को बचा लिया और जेसन भी जल्दी ही होश में आ गया। अब तूफान गुजर चुका था। वे न्यूयॉर्क से लगभग 40 किलोमीटर दूर थे। जैक चिंतित था कि अगर वे ज्यादा देर ठहरेंगे तो बच्चों के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। इसलिए जैक अपने सहायक के साथ तुरंत रवाना हो गया। रास्ते भर उन्होंने अनगिनत जमे हुए शवों को देखा, लोग जो ठंड के सामने हार चुके थे। रात को टेंट के अंदर तेज हवा की सिसकियां गूंज रही थीं। आराम के दौरान जेसन ने चिंता जताई कि इतना समय बीत चुका है, संभव है सैम अब जिंदा ना हो। उसने जैक से कहा कि किसी भी नतीजे के लिए खुद को तैयार रखो। जैक जानता था कि यह सच हो सकता है, लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी, जिंदा हो तो मिलना है, और अगर नहीं तो कम से कम आखिरी बार देखना है। उस सर्द रात के बाद सुबह जब जैक बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि अब हवा पहले जैसी ठंडी नहीं रही। बाहर जाकर देखा, तूफान थम चुका था और उसके सामने वही विशाल जहाज था जिसमें सैम और उसके साथी पहले गए थे। दोनों ने आखिरी उम्मीद लेकर आगे बढ़ना शुरू किया। सामने फैली थी बर्फ में दबी एक पूरी नगरी। न्यूयॉर्क अब सिर्फ सफेद मैदान बन चुका था। चारों ओर बर्फ की चादर फैली हुई थी। जैक ने अपने सहायक से पूछा कि लाइब्रेरी का स्थान कहां है, और जवाब सुनकर वह सन्न रह गया। यही नीचे। वह तेजी से आगे बढ़ा और देखा कि बर्फ ने लगभग पूरी लाइब्रेरी को ढक लिया है। बस ऊपर की एक खिड़की का हिस्सा दिख रहा था। उन्होंने खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया। अंदर जाकर वे हर कोने में पुकारने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैक का दिल टूटने लगा, निराशा छा गई। तभी उन्होंने देखा एक कमरे से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। दोनों ने उम्मीद से भरे दिल के साथ दरवाजा खोला और सामने थे जिंदा बचे सैम और उसके साथी। पिता और पुत्र की नजरें मिली और उस एक पल में सालों की गलत फहमियां और तनाव पिघल गए। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। जैक ने तुरंत वायरलेस रेडियो से सेना को मदद का संदेश भेजा। अब तक अमेरिका पूरी तरह बर्फ में दब चुका था और सभी बचे लोग मेक्सिको में शरण ले चुके थे। राष्ट्रपति खुद बचाव के दौरान मारे गए थे और पूर्व उपराष्ट्रपति ने उनकी जगह ले ली थी। जब उसे यह खबर मिली कि जैक और उसकी टीम अभी भी जिंदा हैं, तो उसके चेहरे पर आखिरकार सुकून भरी मुस्कान आ गई। इंसानियत ने एक बार फिर ठंड पर जीत हासिल कर ली थी। फौज ने तुरंत हेलीकॉप्टर भेजे ताकि न्यूयॉर्क में फंसे लोगों को बचाया जा सके, और साथ ही दुनिया भर के लोगों के लिए पहला आपातकालीन संबोधन प्रसारित किया गया। वक्ता की आवाज में गंभीरता थी। मानव जाति ने हमेशा सोचा कि वह प्रकृति का मालिक है। हमने बिना सोचे समझे इसके संसाधनों का दोहन किया, लेकिन इस आपदा ने हमें चेतावनी दी है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। अगर हम नहीं रुके
तो अगली बार प्रकृति हमें कोई मौका नहीं देगी। थोड़ी ही देर में बचाव दल के हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क के ऊपर पहुंच गए। सफेद बर्फ के उस समुद्र में उन्होंने अंततः जैक और उसके साथियों को खोज लिया। सभी को हेलीकॉप्टर में चढ़ाया गया। जैसे ही उड़ान भरने लगी, जैक ने खिड़की से बाहर देखा। पूरा न्यूयॉर्क अब बर्फ का रेगिस्तान था, लेकिन ऊपर आसमान में सैकड़ों हेलीकॉप्टर घूम रहे थे, जो उन बचे हुए लोगों को उठा रहे थे जो ऊंची इमारतों की छतों पर फंसे हुए थे। दूसरी ओर अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्री हैरान रह गए। जिस पृथ्वी को उन्होंने पहले धूल और धुएं से भरी देखा था, अब वह नीली, स्वच्छ और शांत दिखाई दे रही थी, मानो पृथ्वी ने खुद को शुद्ध कर लिया हो और इंसानों को फिर से सोचने का एक मौका दिया हो। यह कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं थी, ये थी 2004 की मशहूर आपदा फिल्म द डे आफ्टर टुमारो, जिसने डॉबान पर 8.3 की ऊंची रेटिंग हासिल की। और यह रेटिंग सिर्फ इसके शानदार विजुअल इफेक्ट्स या बेहतरीन अभिनय के कारण नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे गहरे संदेश के कारण थी। फिल्म ने हमें दिखाया कि जब इंसान अपनी लालच में प्रकृति का शोषण करता है, तो प्रकृति एक दिन जरूर पलटकर जवाब देती है। द डे आफ्टर टुमारो सिर्फ एक डिजास्टर मूवी नहीं, बल्कि एक पर्यावरण चेतावनी है, एक ऐसा आईना जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर हमने अपनी सीमाएं नहीं समझी, तो आने वाले कल में शायद हम खुद अपनी ही बनाई तबाही में खो जाएंगे।